हेलो एवरीवन। मेंस का रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आरएएस 2022 वैकेंसी जो कि अनाउंस होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली बाय नवंबर, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। और जब तैयारी शुरू कर दी है तो गाइडेंस के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रेरणा लेकर के सोच रहे हैं कि पहले प्रयास में मैं कैसे आरएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करूं, मेंस क्वालिफाई करूं और पहले प्रयास में मैं आरएएस बन जाऊं। तो सबसे पहला आंसर तो ये, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू बिकम एन आरएएस ऑफिसर विद ग्रेट रैंक्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारी जो रैंक थर्ड होल्डर हैं 2018 वैकेंसी की शिवाक्षी खांडल, वो इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। शी इज अ रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर और उन्होंने पहले ही प्रयास में तीसरा स्थान हासिल किया है। सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं निखिल जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले प्रयास में टॉप 10 में जगह बनाई है और ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रयास में आरएएस क्वालिफाई नहीं कर सकते और टॉप रैंक्स नहीं ला सकते, ऑफ कोर्स ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे आरएएस की जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या सटीक रणनीति हो। जैसे कि अक्सर कहती हूँ, यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स हैं, सीबीएसई जो टॉपर्स हैं या किसी भी जगह के जो टॉपर्स हैं जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टॉप रैंक लेकर के आए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कंपटीशन है, यहाँ आपकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर्स डिसाइड हो रही है। तो यहाँ स्ट्रैटेजी का बहुत 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 बड़ा रोल होता है। आज हम बात करेंगे कि क्या आपकी सटीक रणनीति हो जिससे आप आरएएस प्रीलिम्स को पास कर पाए। मैं फिर से एक बात बताना चाहती हूँ, आरएएस प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करते वक्त कैलकुलेट नहीं होते, काउंट नहीं होते, कंसिडर नहीं होते। यानी आरएएस प्रीलिम्स की मान लीजिए कट ऑफ रही 90 मार्क्स और आपके 200 में से 198 नंबर आए हैं, तो भी आप ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म है एज कंपेयर टू समबडी हु जस्ट स्कोर्ड 90 और 91 मार्क्स। तो आरएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं होते। अब बात करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम को आप जब जीतना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस नेचर का एग्जामिनेशन है, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चंस कितने आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे। उससे आपकी जो तैयारी है उसकी दिशा और दशा तय होती है। तो लेट्स सी कि जो आरपीएससी आरएएस एग्जामिनेशन पूछती है वो उसमें कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आते हैं। नेक्स्ट, ये 3 घंटे का जो पेपर होता है उस पेपर में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आप ऐसे समझ लीजिए 1 मिनट 1 क्वेश्चन का एवरेज आएगा, बिकॉज 30 मिनट्स आपको गोले खाले करने के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, इनफैक्ट एक बार 2-3 बार गो थ्रू करने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो लेट्स सी, जैसे राजस्थान जीके सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है और हर बार होता है। उसका प्राइम रीजन ये भी है बिकॉज आप राज्य की प्रीमियर सर्विस में एंटर होने जा रहे हैं, तो आपको राज्य के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। राजस्थान जीके 2013 में 47 क्वेश्चन, 2016 वाली भर्ती में 47 क्वेश्चन, 2018 वाले में 49 क्वेश्चन और 2021 वाले में 55 सवाल पूछे गए। तो ऑन एन एवरेज वी कैन से 49-50 सवाल, यानी 50 सवाल यानी 1/3 क्वेश्चन, 150 में से 1/3 क्वेश्चन, 50 सवाल राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, पॉलिटी और राजस्थान का इकोनॉमी, इन सब से आएंगे। इसमें इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू से ऑन एन एवरेज हर साल 16-17 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्कीम्स भी शामिल होती हैं और अलग अलग टाइप के डेटा भी शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं हिस्ट्री। जब यहाँ हिस्ट्री लिखा हुआ है तो यहाँ हिस्ट्री और इंडिया लिखा हुआ है। इसमें जो सवाल अभी तक हमेशा आए हैं वो कम संख्या में थे। 2021 में पैटर्न बिल्कुल थोड़ा चेंज हुआ और उसमें से 16 सवाल पूछे गए। अदरवाइज हर बार 9-8-10 सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन 21 में इसमें से आउटराइटली 16 सवाल पूछ लिए गए। तो इसका जो एवरेज आता है करीब 11-12 नंबर। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी स्पेसिफिक बुलेट्स लिखी हुई हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई नया ज्वालामुखी फूटा है या कोई नई घटना हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको कंसिडर करते हुए क्वेश्चंस आते हैं।
तो जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है उसमें से ऑन एन एवरेज 9-10 सवाल आते हैं। प्रिसाइजली 10 सवाल आए हैं पिछली 4 भर्तियों में, एक को छोड़ के, इसमें 8 सवाल पूछे गए थे। फिर अब पॉलिटी ऑफ इंडिया। पॉलिटी ऑफ इंडिया में 2018 का प्रश्न पत्र जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें बहुत डिफिकल्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनका स्तर सच्ची में यूपीएससी लेवल का था। तो वहां 16 क्वेश्चन दिख रहे थे। अदरवाइज इस बार 7 सवाल पूछे गए हैं, 13, 12, 16, 7। तो इस बार वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग 10-11 सवाल आ जाने चाहिए। तो इनका एवरेज रहता है करीब 14 सवाल या 13 सवाल। अब बात करते हैं इकोनॉमी। यहाँ इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात चल रही है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 11, 9, 8 और इस बार बहुत ही कम 4 सवाल पूछे गए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसे सोचते हैं कि इकोनॉमी से सिर्फ 4 ही सवाल पूछे गए, लेकिन करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी में फॉल हो रहे होते हैं। तो दिस नंबर कैन बी ट्रीटेड एज 6 आल्सो, बट यस दिस टाइम इकोनॉमी के क्वेश्चंस कम आए थे। और ये कहाँ बढ़े, यहाँ बढ़ गए और यहाँ बढ़ गए, ऐसे समझ लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली 150 क्वेश्चन ही आने हैं। फिर है मैथ्स एंड रीजनिंग, 22 क्वेश्चन। जनरली 20 क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि 20-21 क्वेश्चन आए। फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 20-22 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 19 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये कॉम्पोजिशन रहा किस प्रकार से क्वेश्चंस आरपीएससी पूछती है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। एक तो स्ट्रेट अवे जो सबमिशन है वो तो यही कि 50 सवाल यानी 1/3 क्वेश्चंस जो आपको राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे और 20 सवाल मैथ्स एंड रीजनिंग के होंगे ही होंगे। और करीब इतने ही सवाल आप देख सकते हैं कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मिलेंगे। बाकी 10-10 का एवरेज मान लीजिए बाकी सभी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इन सब के लिए आपकी स्पेसिफिक रणनीति क्या हो सकती है। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कट ऑफ्स कितनी रही हैं। कट ऑफ 2016 की परीक्षा थी उसमें कट ऑफ थी 78 मार्क्स। 2018 की परीक्षा के लिए कट ऑफ 76 और 2021 की परीक्षा के लिए कट ऑफ 84। यानी ऑन एंड एवरेज आप ये देख पा रहे हैं कि करीब 80 नंबर के आसपास कट ऑफ रहती है। ये इस बार बढ़ी थी और इनफैक्ट एवरी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन इट मस्ट राइज। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं आते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है और यदि सिलेबस में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता तो क्वेश्चंस भी जो है वो सिमिलर होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दे देते हैं, इतने सारे टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं कि उनके लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता। तो ये जो नंबर है इस बार भी इंक्रीज होगा। मैं ये नहीं कह रही कि कितना होगा, बट वी कैन इजीली एक्सपेक्ट कि 10 नंबर बढ़ जाएं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बारे में सोचें तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। तो आपको सेफ स्कोर सोच करके चलना चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं सेफ स्कोर सोच के चलती थी कि 100 नंबर अपने आप में एक सेफ स्कोर है। अब 100 नंबर लाने के लिए ये तो शायद आपको पता ही होगा कि 150 क्वेश्चंस के लिए 200 नंबर निर्धारित हैं। तो प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने नंबर कैरी करेगा? नीड नॉट टू मेंशन, 200/150 दैट कम्स एज 4/3 और 1.33। इसके कॉन्ट्रेरी हर एक नेगेटिव नंबर के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। अब जब 1/3 नंबर काट लिया गया इसका मतलब ये होगा कि 3 रॉन्ग आंसर्स और आपका एक राइट आंसर अपने आप में इक्विवेलेंट है। अब 100 सेफ स्कोर का मतलब होगा कि आपको कम से कम 75 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए आफ्टर ऑल काट छांट। तो यानी हम ये मान के चलें कि 75 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपको 100 नंबर मिलेंगे और आप सेफ जोन में रहेंगे। अब ये 75 क्वेश्चन सही करने के बहुत सारे कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑल 75 करेक्ट, 0 रॉन्ग। यू कैन ऑल्सो गो विद से 85 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और 75 करेक्ट करने हैं, जो आपका काटने छाटने के बाद में जो स्कोर बनना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आपको 75 लाना है तो इसमें कितने एक्स्ट्रा हुए? 10। अब 10 तो कॉम्पनसेट होंगे नहीं, यानी आपका इसमें जो एवरेज बन करके आएगा वो बनेगा कि आपके करीब 78 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और बाकी के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हैं। आप अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। जैसे 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए
और आपको 75 राइट चाहिए, तो यानी आपके पास जो एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस हैं, 75 करेक्ट चाहिए, तो आपको जो 15 है उन्हीं को कॉम्पनसेट उसी में से करना पड़ेगा। तो उन 15 में से 1/3 आपके करेक्ट होना चाहिए और 2/3 आपके रॉन्ग होंगे, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। यानी अल्टीमेटली आपको 75 करेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि से 150 में से, कुछ लोगों को ना बहुत सारे अटेम्प्ट करने की आदत होती है, कुछ लोग 150 में से 130 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और 135 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हों वो कम से कम इतना तो कर लीजिए आपके 90 करेक्ट हो और 45 रॉन्ग हो। यदि आपकी इस प्रकार की भी एक्यूरेसी है तो आप इस प्रकार का भी प्लान बना सकते हैं। और यदि आपको लगता है मैं तो रिस्क कम लेना चाहता हूं, मैं तो सेफ जोन में खेलना चाहता हूं, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डू नथिंग बट फोकस अपॉन द स्ट्रेंथ एरियाज ऑफ योर्स, कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल जिन पे आपकी कमांड अच्छी है, जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगता है या जिनके फैक्ट्स आपको याद हो जाते हैं। अब हम स्विच करते हैं आपके स्ट्रेंथ एरियाज पे। आपका स्ट्रेंथ एरिया हो सकता है, जैसे मैं साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे लिए मेरा स्ट्रेंथ एरिया साइंस एंड मैथमेटिक्स था। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो साइंस या बीटेक बैकग्राउंड से, वो ये कहेगा कि भाई 20 क्वेश्चंस तो मेरे 20 में से 17-18 मैथ्स और रीजनिंग के करेक्ट कर सकता हूं मैं। और साइंस के जो क्वेश्चन करीब करीब 20 के आसपास या 16 आते हैं, या मैं कहूंगी 18 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उसमें से करीब 14-15 में ठीक कर सकता हूं। यदि ऐसा कॉन्फिडेंस है तो ये देख लीजिए मेरे कितने ठीक हो गए, 17 + 14 दैट कम्स टू 31। अब मुझे कितने करने हैं, 75। अब बचे हुए जो पोर्शंस हैं जिनमें कि हमें पता है इकोनॉमिक सर्वे में से हर साल, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रही हूं, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से हर साल 17-18 सवाल आते हैं। आप सारे सही नहीं कर सकते हैं तो भी आई एम वेरी श्योर यदि आपने इकोनॉमिक सर्वे ठीक से पढ़ा है और उसके कुछ टेस्ट सीरीज लिए हैं तो बहुत आसानी से आप इसके 13 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अभी तक आपका कितना स्कोर हुआ, 31 + 13 अगेन 44। फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मेंस में भी आएगा। इंडियन पॉलिटी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्यों, क्योंकि इसका भी कंपोनेंट है। और ये जो परीक्षा आप दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं हर स्टेज पे आपसे इंडियन पॉलिटी की डिमांड करता है। तो यदि आपने इंडियन पॉलिटी को स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है और अभी करंट में क्या चल रहा है वो सब कुछ से अपडेटेड है, तो आप इंडियन पॉलिटी के भी करीब करीब 10 सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये लीजिए आप बहुत क्लोजली आप 55 के आसपास पहुंच गए। ये मैं बता रही हूँ आपको, आप अपने लिए क्या प्लान कर सकते हैं। आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें राजस्थान का कंप्लीट जीके 50 सवाल पूछे जाएंगे। 50 सवाल का मतलब होगा करीब करीब 50 थर्ड 70 67 मार्क्स। तो यदि आपकी राजस्थान जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2-3 कंपोनेंट और पकड़ लो और उन पर अच्छा काम करना शुरू कर दो। ठीक है, ये उनके लिए जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से इनका जीके अच्छी है। यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से तो आपको ज्योग्राफी भी अच्छा होगा, और ज्योग्राफी बहुत ही साइंटिफिक है। ज्योग्राफी में आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है और कुछ याद करने की जरूरत है, और ज्योग्राफी में ज्यादातर क्वेश्चन करंट से कोरिलेट होकर के आते हैं। तो आप ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हैं। ज्योग्राफी का जो कवरेज होगा वो करीब 7-8 प्रश्न आप आसानी से उसमें भी ठीक कर सकते हैं। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचे तो आप एक टेबल बना लें। आप एक टेबल बना लें और उस टेबल में लिखें वो सारे के सारे 7 सब्जेक्ट जिनके बारे में मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सातों। और फिर देखिए कि आपके उसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी है और कॉन्फिडेंस कितना है। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कॉन्फिडेंस नहीं, इसका मतलब आपको थोड़ी और तैयारी की जरूरत है या कुछ और मॉक टेस्ट लेने की जरूरत है। पर इन 7 सब्जेक्ट को आप अपने इन दोनों पैरामीटर्स पे जज करके देखिए, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या वीक एरियाज हैं जिन पे आपको काम करना है, क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं जिनको आपको और अच्छा करना है। अब नेक्स्ट जो बात होगी इसके अंदर वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत 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 बड़ा रोल है। वो आपको क्या करेंगे, पहली बात तो वो आपको बताएंगे कि आरपीएससी क्या पूछती है। ठीक है,
फिर दूसरा सवाल कैसे होते हैं, जैसे कुछ सवाल तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे, लेकिन आरपीएससी में यूपीएससी के पैटर्न पे देखते हुए इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। आपको नीचे 2 टेबल्स दी हुई होंगी जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कॉलम 1 कॉलम 2 और यहाँ 4 जानकारियां हैं, यहाँ 4 जानकारियां हैं और आपको उनको सुमेलित करना है। ये 4 जानकारियां संबंधित हो सकती हैं। मान लीजिए 4 जिलों के नाम दे रखे हैं और जिलों में से पास होने वाली नदियों या उन जिलों में से ओरिजिनेट होने वाली नदियों के नाम लिखे गए या उन जिलों की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखा हुआ है। ये ऐसे भी आ सकता है। ये काफी कॉमन पैटर्न हो गया है आरपीएससी का पिछले कुछ समय से। या फिर कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स का अध्ययन करें और दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करें। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दो दिए हुए होंगे और इनके बारे में लिखा हुआ होगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू वेयर स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। फिर लिखा होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वेयर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर फॉल्स बोथ आर ट्रू। तो इस प्रकार से भी आपको चयन करना होगा। और ये जो सवाल है ये आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की थोरो अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। दूसरा, मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नॉट ओनली बाय आरपीएससी, आपको एग्जाम घटना चक्र या फिर मूवल की जो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट या किसी का भी, मतलब किसी पब्लिकेशन की, यहाँ मैं पब्लिसिटी के लिए लेने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मार्केट में अवेलेबल बहुत अच्छी बुक्स हैं जो कि मिनिस्ट्रियल जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का संकलन रखती है और आरपीएससी के द्वारा पिछले 5-6 सालों में पूछे गए सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पत्रों का संकलन रखते हैं। क्योंकि मोर और लेस सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं में सिलेबस सिमिलर रहता है, अननेसेसरी बहुत ही स्पेसिफाइड सी भर्ती, जैसे मैं कहूँ कि अभी नगर पालिका ईओ और आरओ की भर्ती आ रही है तो उसमें एक नगर पालिका अधिनियम एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, आरओ की भर्ती के अंदर रेवेन्यू के या टीएनसी के जो लॉज है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। उनके अलावा जो राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट है वो सेम है। अब सेम कंटेंट में से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग एग्जामिनर्स ने सेट कर रखे हैं। तो एटलीस्ट आपको एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में तैयारी हो जाएगी कि किस प्रकार के सवाल आते हैं और आपकी तैयारी कैसी है और आपको किस दिशा में तैयारी करनी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। इट मस्ट बी योर स्टेप 1 प्रोसेस, देन स्टेप 2 मस्ट बी योर डाउनलोडिंग द सिलेबस। लेट्स गो कि अगले के बारे में, अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर बहुत टाइप का रिस्क होता है इस एग्जामिनेशन में। ये नहीं कि आप एक जुआ खेल रहे हैं, पर इसका जो रिस्क होगा वो इस प्रकार से होगा कि पहली बात, सबसे पहला जो रिस्क होगा वो ये होगा कि मान जो सिलेबस है आज आप तैयारी कर रहे हो और सिलेबस में चेंज हो जाए। जैसे पिछली बार मेंस के सिलेबस में साइंस का बहुत सारा पोर्शन चेंज हुआ, मैनेजमेंट आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया, मैनेजमेंट पोर्शन, अकाउंटिंग में भी थोड़ा चेंज हुआ। तो ये जो चेंजेस हैं ये चेंज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन इसमें क्या चेंज नहीं होगा, राजस्थान का जीके बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और क्या करंट अफेयर चेंज नहीं होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग चेंज नहीं होगी। आप तो इनको थोरली जरूर पढ़िए। ऐसा होता है साइंस ड्रॉप कर दी जाए, ये नहीं करिए करेंगे, पर मैं कह रही हूँ पॉसिबिलिटीज। तो यदि सिलेबस में चेंज होगा तो भी राजस्थान जीके चेंज नहीं होगा, मैथ्स रीजनिंग जरूर आएगी और इनके अलावा करंट अफेयर जरूर आएगी। तो इन पे तो आपको, अच्छा ये एग्जामिनेशन जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाने जा रहा है तो इंडिया की पॉलिटीज, राजस्थान की पॉलिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वो जरूर आएगी, तो उनको तो आपको जरूर पढ़ना ही है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि आपने चीजों को डेफर करना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपने कर दिया कि मैं करंट अफेयर्स को तो एग्जाम से 5 दिन पहले ही पढ़ूंगा, उस टाइम किसी न किसी कोचिंग नोट्स के नोट्स आ जाते हैं और वो सफिशिएंट होते हैं। हाँ वो बात ठीक है कि बहुत अच्छे नोट्स आ जाते हैं, लेकिन आप जो फैक्ट्स हैं वो इतनी जल्दी मगअप नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए लास्ट के 10 दिनों में आपकी तबीयत ही ठीक नहीं रही या घर में कोई और काम हो गया या कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन जो है वो अपने आप ही राइज हो गई, तब आप कैसे डील करेंगे। इसलिए जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो ये है कि डोंट डेफर, चीजों को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, डेफर ना करें, पीछे ना भेजें, एक प्लान चॉक आउट करें, उसके हिसाब से तैयारी करें। तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ आरएएस बनना है, कोई और परीक्षा दूंगा ही नहीं।
बेरोजगारी का जाल को सबसे पहले तोड़ना है। जो सबसे पहले भर्ती आ जाए उसके लिए फॉर्म भरना है और जीतना है। तो जो आपकी बेरोजगारी का दुष्चक्र है उसको आपको तोड़ना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आज तो आप बापू के लंगर में खा रहे हो, बापू की अच्छी कमाई है, भगवान ना करे कोई और सिचुएशन हो जाए। आइए मान लीजिए बहुत अच्छा आपका वो चल रहा है, कृषि से आय हो रही है और अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो, यू नेवर नो। आपको जो मिलने वाला सपोर्ट है वो ईश्वर करे हमेशा चलता रहे, लेकिन फिर हमें एक टफ टाइम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मैं तो आपको कहूंगी कि आपका सपना है आरएएस बनना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आने वाली सारी वैकेंसीज के लिए आपको न केवल फॉर्म भरना है, उनकी भी तैयारी करनी है, और वो ऑप्शन सबसे पहले मिलने वाला ऑप्शन सबसे पहले ग्रैब करना है। जो चौथा रिस्क फैक्टर इसके अंदर होता है वो रिस्क फैक्टर होता है चेंज इन दी कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर। जैसे अभी हमने देखा 50 सवाल राजस्थान जीके पूछ जाते हैं, करीब 17-18 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, करीब 20 सवाल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के पूछे जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज ये भी देखा था कि पिछले साल 16 सवाल राजस्थान इंडियन पॉलिटी के आए और इस बार सिर्फ 7 ही सवाल या 6 सवाल पूछे गए। तो यदि ऐसा चेंज हो जाए तो भी आपको कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर के लिए तैयार होना। जो जो पेपर का कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जो चेंज आए उसके लिए भी तैयार रहना है। आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपने हिस्ट्री से एमए किया है और आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो भी मान लीजिए हिस्ट्री से ऐसे सवाल आ गए जो कि आपको पता ही नहीं है या आप उनको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके पास में प्लान बी जरूर होना चाहिए। तो इन रिस्क फैक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हमें बात करनी है। ये ट्रिक्स एंड शॉर्ट आंसर्स के बारे में है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर एग्जाम को पास करने की रणनीति अक्सर कहती हूँ, आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम पास करने की जो रणनीति है वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है अपने आप में, जिनको हम तुक्के भी बोलते हैं, ये निमोनिक्स हैं। ये निमोनिक्स किस लिए काम में आते हैं कि बहुत बड़ा फैक्ट को याद करने के लिए आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लीजिए और उसमें उससे संबंधित सारी चीजें। आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से ऐसे होता है, जैसे अभी आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले राजस्थान जो केनाल है या फिर इंदिरा गांधी आईजीएनपी जो है उसमें रेनोवेशन का या अपडेशन का कुछ काम हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नहीं निम्नलिखित वितरिकाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें, ऐसा सवाल पूछ लिया जाए या सुमेलित कीजिए। तो आपको इन सब के लिए एक मतलब मुझे लगता है कि ट्रिक्स बना के रखनी चाहिए। ज्योग्राफी के संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का मैंने वीडियोस मेरे इस पे चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और ऐसी और ट्रिक्स बनाइए। और एमसीक्यूज में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, आपको सिर्फ रिकॉल करना है। जब ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो रिकॉल करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा नाम याद करो। जैसे कंवर सेन वाली जो लिफ्ट नहर है, तो आप पूरा नाम क्यों याद करते हो? या पन्नालाल बरूपाल जो पूरा नाम है उसको क्या याद करो? सिर्फ पन्ना याद कर लो तो भी याद हो जाएगा, या सिर्फ प नाम से याद कर लो तो भी याद हो जाएगा। देयर मस्ट नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट इट, बट आप सिर्फ फर्स्ट नेम्स भी याद कर लोगे, फर्स्ट लेटर्स भी याद कर लोगे तो भी आप रिकॉल कर लोगे दिए गए ऑप्शंस को देख करके। तो आपको बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, आपको स्मार्टली प्ले करना है और आपको शॉर्ट ट्रिक्स निमोनिक्स ऐसी चीजें बनानी है और उनके हिसाब से जैसे राजस्थान में जो स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 4 शहरों में चल रहा है। अब उसके लिए मैं तो बहुत छोटी सी ट्रिक बना रखी थी, आपके शहर भी कर रखे काजू। तो कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर 4 जिलों में चल रही है या 4 शहरों में चल रही है स्मार्ट सिटी परियोजना। तो ऐसा कोई भी निमोनिका बना लीजिए, लेकिन आपको करना क्या है, आपको तथ्य याद करने हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। दूसरा, पॉलिटी के लिए आपको तथ्यों से ज्यादा याद करना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ टेंडेंसी बढ़ रही है आरपीएससी की। इकोनॉमिक रिव्यू को सिर्फ याद ही करना होगा, उसको कोई तरीका नहीं है। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, पेपर बना करके अपनी टेबल के सामने चिपका लीजिए, किसी को बोलने की मुझसे पूछो, या फिर इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित कहीं टेस्ट सीरीज चल रही है वो लिखिए, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो अगला कंटेंट है जिसपे मुझे आपसे बात करनी है, प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल में परत निशान। आपने से बहुत सारे लोगों को देखा होगा
जिनके 136 मार्क्स आए आरएएस प्रीलिम्स में और जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे मेरा चौथा मेंस था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाए। मेरे खुद के रिलेशन में मेरी खुद की बच्ची मतलब बड़े भाई साहब की बेटिया ने एग्जाम दिया, उसका भी क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, मेंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। मेंस में जो 10-10 नंबर के सवाल आते हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लेखन के अभ्यास से ही सुधारे जा सकते हैं। सेम गोज विद प्रीलिम्स की प्रैक्टिस। भाई आप इतना सारा पढ़ लोगे लेकिन उसके बारे में जो समायोजन है कि आप 3 घंटे में पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, आपने कितने इटरेशन ऑफ पेपर सॉल्विंग किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 70-80 अटेम्प्ट करते हो और उनमें से 20-30 जो है वो गलत हो गए तो आप कट ऑफ से बहुत नीचे रह गए हैं। ये सारी चीजें आपकी कब ठीक हो जाएंगी? जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। बिलीव मी, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा दिल पे मत रखिए। मॉक टेस्ट आप, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो सवाल पूछे जाएंगे वो वेरी श्योर आरपीएसएम में से कोई भी सवाल है, बहुत ही रेयरली कोई सवाल आपसे वहां रिपीट करवाए। लेकिन सवाल एज इट इज नहीं मिला तो क्या हुआ, उस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है या उस सवाल से रिलेटेड एक फैक्ट 2 फैक्ट आपको वहां मिल जाएगा। और नहीं तो एटलीस्ट आपके मन में जो 3 घंटे पेपर सॉल्व करने की जो एक डर है वो डर निकल जाएगा। यू विल टेक दैट एग्जाम वेरी लाइटली, बहुत ही आसान सहज तरीके से लिखोगे और आपका जो नेचुरल सेल्फ है जिसमें आप नॉलेज स्टोर कर रखी है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। अब ये कि मॉक टेस्ट देने के लिए जाएं कहाँ? भाई एक तो मैं आपके शहर में आ रही हूँ, मैं और कपिल, लोग मुझसे पूछते हैं कि ना कहाँ जुड़े आपके साथ में, और मैं धुरीना पे क्यों आई, और बहुत सारे सवालों का मुझे सामना करना पड़ता है। पर ये फैक्ट है कि आरएस की तैयारी जयपुर में रहते हुए बहुत बहुत महंगी पड़ती है। लाख रुपए के आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है और आप कम से कम 1 साल जयपुर में रहेंगे तो समझिए 2 लाख रुपए आप रहने खाने के खर्च कर देंगे। अब 1 साल में 3 लाख रुपए में आपकी आरएस की कोचिंग पूरी होगी। फॉरगेट अबाउट टेस्ट सीरीज, फॉरगेट अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, फॉरगेट अबाउट एंसिलरी बुक्स एंड स्टफ, वो सब कुछ अलग है। तो आरएस की तैयारी करना अपने आप में जयपुर में बहुत एक्सपेंसिव एफर्ट है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जॉब छोड़ के आना, लीव विदाउट पे लेना या सर्विस रिकॉर्ड खराब होता है। फैक्ट बात है, ये सर्विस रिकॉर्ड खराब होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे सेकंड ग्रेड के या जो लेवल 3 के टीचर्स हैं उनको देखा है, या पुलिस कांस्टेबल्स को देखा है जो कि आरएस तैयारी करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, 6-6 महीने के लिए विदाउट पे रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका आरएस हो भी नहीं पाता है और फिर वो उनका सर्विस रिकॉर्ड लाइफ लॉन्ग के लिए खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है आरएस के एग्जाम में कि आप सिर्फ कोचिंग आएंगे तो ही पास होगा। इट इज ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोचिंग आएंगे तो ही पास होगा आपका एग्जाम। यदि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैं और आप इंटरनेट पर दी गई गाइडेंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं और एक जगह 4-5 घंटे बैठ के पढ़ सकने की क्षमता रखते हैं और खुद के ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं कि मैंने टेस्ट लिखना शुरू कर दिया है, 3 घंटे से पहले उठूंगा नहीं या उठूंगी नहीं, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मानूंगा, फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, बेल बजती रहे कोई भी आए मुझे नहीं पता, मेरे को 3 घंटे पेपर देना है मतलब देना है। यदि आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं तो आप लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी बैठे हुए हो, आप एग्जाम न केवल फाइट कर सकते हैं, आप आरएएस बन सकते हैं। इसका उदाहरण यदि आपको देखना हो तो हमारे बैच में 2 आरएएस ऑफिसर्स हैं। एक तो रवि प्रकाश लखारा सर, वो बीएसएफ में कमांडेंट थे और उन्होंने जेएनके में रहते हुए तैयारी की है। दूसरे सर हैं गोविंद सिंह बीचर जी, वो भी आरएएस बने, वो ईडी में जम्मू में पोस्टेड थे और वो यहाँ एग्जाम देने के लिए आए सिर्फ, बाकी कोई भी तैयारी उन्होंने यहाँ करके नहीं की। लेकिन वो बहुत अच्छी रैंक्स लेकर के आए और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर आरएएस मिला, वो हमारे साथ में एसडीएम है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे तैयारी नहीं कर सकते, आप कहीं बैठ के तैयारी कर सकते हो। आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन रहूंगा। और आप छोटे बच्चे नहीं हो, मतलब मेरा बेटा 10-11 साल का, उसको बताना पड़ता है कि बेटा डिसिप्लिन रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। आप तो ऑल 20+ हैं, सो यू कैन बी सेल्फ डिसिप्लिन। डोंट spoil money which is very hard earned by yourself or your parents. This is what my submission is. If you want to practice, I can come to your city. और बहुत ही नॉमिनल से फीस है, 100 रुपीज पर टेस्ट होगा शायद। तो मैं और कपिल, बिकॉज हम काश्तकार फैमिली से आते हैं, हम जानते हैं कि बहुत दर्द होता है जब पॉकेट से पैसा कटता है।
लेट्स सी, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। अब हम बात करते हैं 2022 के लिए आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने मेरी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब किया, दुनिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में थी। सिमिलरली आरएस प्रीलिम्स के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी बहुत नॉमिनल प्राइस में 499 में अवेलेबल है। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि 499 में वी आर गोइंग टू मेक करोड्स ऑफ मनी, इट इज नॉट लाइक दैट। आई एम ओनली गाइडिंग देम। वहां एक पूरी टीम बैठी है जो जिनको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ, वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, टाइप करते हैं, मुझे रिव्यू के लिए भेजते हैं, मैं रिव्यू करके वापस भेजती हूँ और ऐप बनाते हैं, ऐप पे मेंटेनेंस करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपके कॉल का जवाब देते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। आई मस्ट बी थैंकफुल टू सुभाष चरण सर कि उन्होंने सीरियसली डिजिटल माध्यम से कोचिंग इंडस्ट्री में तो एक क्रांति ला दी है कि बहुत ही नॉमिनल फीस जो एवरीबडी कैन अफोर्ड, उसके अंदर वो घर घर पहुंच गए हैं और लोगों की तैयारी करवा रहे हैं, उनका सिलेक्शन इंश्योर कर रहे हैं। सो ये भी उसी तरफ एक प्रयास है। सुभाष सर की टीम के साथ जुड़ने का मेरा रीजन यही था कि मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करवाना चाहिए लोगों से। अगर हमको ट्रू गाइडेंस उनके घर में रहते हुए अवेलेबल करवा दें, वो घर के सेफ माहौल में सुकून में पढ़ पाए, तो इससे अच्छा सीरियसली कुछ नहीं है। और ये बात आपको शायद तब समझ में आएगी जब आप मेरी जगह होंगे, आप नेक्स्ट टॉपर होंगे और आप ये काम कर रहे होंगे। बिकॉज बीइंग अ टॉपर मेरे पास में ना, आई गेट सो मेनी कॉल्स कि मेरे यहाँ आ जाओ, सेमिनार दो। मेरे को जिसने कॉल किया मैंने किसी को मना नहीं किया और मैंने किसी को इंटरव्यू के लिए मना नहीं किया, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के बच्चों को गाइड करने के लिए मना नहीं किया। और यहाँ पे मेरे जुड़ने का इकलौता कारण ये है कि आपने मुझे जितना रिस्पेक्ट दिया है उसको मैं बदले में कुछ तो दे पाऊँ, कुछ तो ट्रू गाइडेंस दे पाऊँ। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसका फर्स्ट टेस्ट विल बी फ्री और हर संडे को होगी। 3 घंटे के लिए बॉक्स खुलेगा, यानी टेस्ट खुलेगा, आप उस 3 घंटे में बैठे टेस्ट देना है। जैसे 3 घंटे आपका अटेम्प्ट हुए, टेस्ट ओवर हो जाएगा और उसके बाद में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा। रिलेटिव स्कोर आप और लोगों के साथ कंपेयर करके बाय इवनिंग देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन जो कि आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया जाए। इसको बाय कैसे करना है, वो जो लोग पहले से धुरीना ऐप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जिनके पास धुरीना ऐप है, या वो हजारों लोग जिन्होंने आरएस का कोर्स खरीद रखा है, उनको तो पता है ये कैसे लेना होता है। वो जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए आपको प्ले स्टोर से धुरीना ऐप को ढूंढना है। ऐप ऐसी दिखेगी, आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपसे फोन नंबर पूछेगा, ओटीपी आएगा, आप प्रोसीड कर लीजिए। जैसे आपने ओटीपी डाला, कंटिन्यू करेंगे फिर वेलकम के बाद में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और उसके बाद में आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन बाय दैट। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए, सौभाग्य हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड काल में अपने पेरेंट्स को खो दिया, अर्निंग पेरेंट्स को खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोग, महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं। उन लोगों के लिए यदि आप मुझे एक मेल करते हैं जिसमें आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके लिए न केवल ये टेस्ट सीरीज, आरएस का कोर्स भी फ्रीली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना कहना मेरा दुरीना टीम मान लेती है। अभी तक हमने करीब 178 लोगों को एक कोर्स फ्री में दिया है। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो तैयारी करना चाहता है, सीरियस एस्पायरेंट है और किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में बिकॉज ऑफ दीज रीजंस है, हम मतलब मानवता के नाते उनके लिए हेल्प कर सकते हैं कि वो हमें डिटेल्स भेज दें, हम उनके लिए कोर्स फ्रीली अवेलेबल करवा देंगे। और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आरएस एक कॉन्टिन्यूस जर्नी है और इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबी एज तक सरकार ने अलाउ कर रखा है एग्जाम लिखने के लिए, 45 तो वैसे ही अवेलेबल एज है। सो गो अहेड, डू इट, लेट्स क्रैक इट। दो इट इज कॉपीराइट स्टेटमेंट ऑफ अनअकैडमी, पर हमें तो एग्जाम न केवल क्रैक करना है, लेट्स विन इट। ऑल द बेस्ट।